मैं अमर सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कक्षाएं जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। कल की कक्षा में हमने विदेशी निवेश एवं व्यापार फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इस चैप्टर को प्रारंभ कर दिया था। इस चैप्टर को समझने के क्रम में हमने देखा था क्या कि विदेशी निवेश जो है वो दो रूपों में भारत में आता है। कौन कौन से रूप है? पहला तो है एफडीआई जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं और दूसरा है एफपीआई जिसे कहते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक, तो ये दो प्रकार हैं जिसके माध्यम से क्या आता है, बाहर से विदेशों से धन जो है वो भारत में आता है। आगे बढ़कर हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के बारे में बात करना प्रारंभ किया था। तो मैंने ये बताया था कि बाहर से यदि कोई धनराशि दीर्घकालिक उद्देश्य से भारत में आती है, लंबे समय तक किसी व्यापार में या किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में, किसी सेवा क्षेत्र से संबंधित संस्थान में यदि पैसा लगाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है दीर्घकालिक लाभ कमाना, तो ऐसे निवेश को हम क्या कहते थे? एफडीआई कहते थे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते थे। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था कि ये दो प्रकार के हो सकते थे। कौन कौन से? ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड यानी कि सपाट जमीन, यानी कि केवल जमीन है उस पर सब कुछ खड़ा करना नया, उसके लिए जो पैसा आता है उसको हम कहते हैं ग्रीनफील्ड एफडीआई। ऑन द अदर हैंड ब्राउनफील्ड एफडीआई किसको कहते हैं? जब पहले से स्थापित किसी कंपनी में पैसा लगाया जाता है उसके एक्सपेंशन के लिए, उसमें जो है वो सुधार करने के लिए, उसमें नए कल कारखाने, नए मशीन लगाने के लिए, तो इसे हम कहते हैं ब्राउनफील्ड एफडीआई। ठीक ना। आगे मैंने आपको बताया था कि भारत में एफडीआई आने के दो प्रारूप हो सकते हैं। पहला स्वचालित मार्ग या जिसे मुंबई रूट कहते हैं। मुंबई रूट से जो एफडीआई आता है उसमें पहले से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आपने एफडीआई में निवेश किया और फिर उसके 30 दिन के बाद जो है कोई प्राधिकारी जो है उस क्षेत्र से संबंधित उसको आपने सूचित कर दिया। ठीक, इसके अलावा हमने देखा था सरकारी मार्ग जिसे हम दिल्ली रूट भी कहते थे। दिल्ली रूट से एफडीआई करने के लिए एफआईएफपी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल जो कि डीपीआईआईटी के अंतर्गत आता है, वहां पर आपको अपनी अर्जी डालनी होती है। डीपीआईआईटी संबंधित मंत्रालय से विचार विमर्श करता है और इसके बाद आपके आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। आपको यह भी बताया कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में एफडीआई से संबंधित परिसीमन अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों में 100% है, कहीं 74%, कहीं 49%, कहीं 51%, कहीं 26%, कहीं 24%। इस तरह से अलग अलग परिसीमन हमें देखने को मिलते। इसके जब हम आगे बढ़े थे तो हमने देखना प्रारंभ किया था कि एफडीआई के क्या क्या फायदे हैं। तो एफडीआई के फायदों में सबसे पहला फायदा हमने देखा था क्या कि एफडीआई के आगमन से विदेशी मुद्रा देश में आती है। ठीक ना, विदेशी मुद्रा का देश में आना क्यों आवश्यक है आज की क्लास में और आपको पता चल जाएगा। दूसरा हमने क्या देखा था कि इसके कारण क्या होता है, देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है। ठीक ना। अगला हमने देखा था क्या कि नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी वगैरह आती है जिससे देश का विकास सुनिश्चित होता है। आगे मैंने बताया क्या कि इसके माध्यम से रोजगार सुनिश्चित होते हैं। सॉरी, इसके माध्यम से क्या होते हैं? रोजगार सुनिश्चित होते हैं। आगे हमने देखा क्या कि इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, इसके आगे हमने देखा क्या कि इसके कारण होगा कि हमारे यहाँ नए प्रैक्टिसेस आएंगे, नए क्या बोलते हैं वो जो वर्क कल्चर जो आता है वो आएगा हमारे देश में। नया वर्क कल्चर, विदेशों के साथ दूसरे देशों का वर्क कल्चर वगैरह वो भी हमारे देश में आएगा। तो ये कुछ मुख्य जो है वो इसके फायदे थे। इसके अलावा आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिसके कारण गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। हमारे यहाँ के उत्पादों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ क्या होगा, गुणवत्ता में बढ़ोतरी के साथ साथ कीमतों में भी कमी आएगी। तो ये भी एक फायदा है। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया था कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या। अब जरा आज देखने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर एफडीआई के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। तो हमें क्या देखना है, एफडीआई के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। पहले यदि हम नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला बात तो यही हमें देखने को मिलता है कि एफडीआई के रूप में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो आकर भारत में निवेश करती हैं।
अब इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास मैंने आपको बता रखा है कि इनका पॉकेट जो होता है वो घुटने तक होता है। मतलब क्या, दे आर डीप पॉकेटेड। इसका मतलब इनके पास व्यापक संसाधन होते हैं। तो जब इतना ज्यादा इनके पास संसाधन होगा तो ये क्या करते हैं, ये जिस रेट पर बनाते हैं या जिस कीमत पर अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हमारे घरेलू उद्यमों के लिए इनसे कंपीट कर पाना लगभग असंभव हो जाता है। ठीक ना, मतलब लगभग इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक ना। इनकी मार्केटिंग टीम इतनी तगड़ी होती है, इनकी रीच जो है वो इतना ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, इन सब कारणों से हमारे जो घरेलू उद्यम है वो इनके सामने प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। ठीक, तो पहला तो इसका नकारात्मक प्रभाव यही है कि बड़े बड़े एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, एमएनसीज नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही लिख लीजिए, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू उद्योगों को प्रभावित करती हैं, उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बाहर फेंक देती है। ठीक ना, पहला तो नकारात्मक प्रभाव यही हुआ कि प्रतिस्पर्धा से ये बाहर हो जाते हैं। ठीक, पहला तो यही हो गया। अब जरा सोच के देखिए, यदि घरेलू हमारे जो उद्यम है वो अगर प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि हमारी आबादी ज्यादा से ज्यादा इन्हीं के ऊपर निर्भर होती चली जाएगी? हाँ, जरा सोच के देखिए, आपको नहीं लगता है कि फिर हमारी आबादी इन्हीं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आश्रित होती चली जाएगी? तो दूसरा इसका नकारात्मक प्रभाव ये भी है कि ये घरेलू आबादी को आश्रित बनाते हैं। आश्रित बनाते हैं। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं। अब जरा एक बात बताइए, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने क्या किया था? हाँ, उन्होंने भी तो यही किया था कि भारत के जो घरेलू उद्यम थे, घरेलू हथकरघा उद्योग थे, उनको बर्बाद कर दिया। ठीक ना, आप चाहे उन्होंने जो है वो डायरेक्ट प्रेशर के थ्रू किया था, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उन्होंने हमें उपनिवेश बना लिया था, तो उन्होंने डायरेक्टली किया। ये इनडायरेक्टली कर रहे हैं, अपने पैसे के माइट के दम पर कर रहे हैं। ठीक ना, उन्होंने भी हमें क्या कर रखा था, हमारी आबादी को अपने ऊपर आश्रित बना रखा था। ये भी इनडायरेक्टली तो यही कह रहे हैं, कर रहे हैं। इसी कारण से ये भी कहा जाता है, मतलब अपने मुंह से नहीं बोलिएगा, आप ये बोलिएगा कि कई आलोचकों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसके कारण क्या होता है, नव साम्राज्यवाद उत्पन्न होता है। नव यह क्या है, नव साम्राज्यवाद है। इस टर्म को याद रखिएगा। मतलब एक तो साम्राज्यवाद का वो पुराना प्रारूप था जिसमें क्या करते थे, आप शक्ति के दम पर युद्ध लड़कर आप क्या करते थे, एक क्षेत्र को जीत लेते थे और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करते थे। ये नया तरीका है, इसीलिए टर्म क्या यूज किया जा रहा है, नव साम्राज्यवाद, कि नए तरीके से जो है वो साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न हो रहा है। ठीक ना, तो कई आलोचक इसे इस रूप में भी देखते हैं। इतना ही नहीं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, जो डीप पॉकेटेड कंपनीज होती हैं, ये दबाव समूह के रूप में भी कार्य करती हैं। अपने देश की सरकार के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से ये कई बार सरकार की नीतियों को मतलब प्रभावित करने का प्रयत्न करती है। ठीक ना, दबाव समूह कौन होते हैं, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप कहते हैं जो अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे समूहों को दबाव
दबाव समूह कहा जाता है। ठीक है, तो ये दबाव समूह के रूप में अपनी सरकार, राष्ट्रीय समूह, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी यानी कि वो एनजीओ वगैरह, धन बल, ये भी लिख लीजिएगा, धन बल आदि का प्रयोग कर सरकार की नीतियों को करती हैं। ठीक ना, ये भी एक इसका नकारात्मक प्रभाव है कि दबाव समूह के रूप में कार्य करती हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करती हैं। आर्थिक रूप में देखें तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव आपको ये भी दिखेगा कि यद्यपि विदेशी निवेश के रूप में ये डॉलर या विदेशी मुद्रा लाती हैं, परंतु लाभ के रूप में एक भारी मात्रा ले भी तो जाती हैं। ये भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव है। क्या नकारात्मक प्रभाव है कि भारी मात्रा में जो है वो लेकर आती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मात्रा में ले भी तो जाती है। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य तो लाभ कमाना है ना, लाभ कमाने के लिए तो आए हैं। तो मान के चलिए चाहे 5 साल बाद ही, चाहे 10 साल बाद ही, जितना लाए थे उससे तो ज्यादा लेके जाते हैं ना। तो इस कारण भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव, ये भी एक नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है। ठीक ना, तो ये क्या है, ये कुछ नकारात्मक प्रभाव है जो किसके देखने को मिलते हैं, हमें एफडीआई के देखने को मिलते हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहला पार्ट समझ में आ गया विदेशी निवेश का। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके बारे में चर्चा कर दी थी, लेकिन यहाँ पर बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं क्या है। दूसरा पार्ट था जिसको हम कहते हैं एफपीआई, एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इस विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को क्या कहा जाता है, ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कब, जब हम लोग कैपिटल मार्केट चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम लोग पूंजी बाजार चैप्टर पढ़ रहे थे, उस टाइम आपको बताया था कि ये विदेशों से आने वाली वो धनराशि है जो सीधे शेयर मार्केट में लगती है। ठीक, ये कहां जाके लगेगी, सीधे शेयर मार्केट में। शेयर बाजार में निवेशित होगी, यानी कि ये जो भी पैसा इस रूप में आएगा ना, वो शेयर भारत में अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में जाके वो पैसा जाएगा। ठीक ना, इस पैसे का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कि
शेयर मार्केट में निवेश करो और जितना जल्दी से जल्दी हो सके लाभ बनाओ और लाभ बना के निकलो, ठीक ना। जैसे कि शेयर्स में हम ट्रेडिंग वगैरह इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो इस तरह के माध्यम से इस प्रकार के माध्यम से विदेशों से धनराशि आती है भारत के शेयर बाजार में, ठीक ना। चूंकि इनका उद्देश्य अल्पकालिक होता है, इनका उद्देश्य अल्पकालिक लाभ बनाने का होता है। ये क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जो है वो भागते रहते हैं। आज मान के चलिए इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाया, 2-4-5 महीने 1 साल में जो है वो शेयर मार्केट बढ़ा, तो यहाँ से पैसा निकाल दिया, फिर उसको ले जाके चाइना के शेयर मार्केट में लगा दिया। फिर मान के चलिए चाइना से थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, फिर वहां से निकाल के उसको सिंगापुर के शेयर मार्केट में लगा दिया। तो इस तरह से क्या होता है, ये पैसा ये पैसा जो है वो लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है, ये एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश जो है वो तेजी से मूवमेंट करते रहता है। इसी कारण क्या कहा जाता है, इसको हॉट मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हॉट मनी। बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह जो है ये पलायित होते रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये हॉट मनी है। यहां बात समझ में आ रही। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एफपीआई को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहले को कहते हैं हम एफआईआई, दूसरे को कहते हैं हम क्यूएफआई। एफआईआई का मतलब क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और ये है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक, इसके 2 प्रकार हैं। पहला तो हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और दूसरा है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक, या इन्वेस्टर की जगह इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। यहां तक बात समझ में आई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफआईआई। आप लोगों को बताया था मैंने एफआईआई क्या होते हैं। एफआईआई ऐसे संस्थागत निवेशक होते हैं, इसको हिंदी में यही बोलते हैं, विदेशी संस्थागत निवेश। जरा देखिए, संस्थागत होने का मतलब ही क्या है कि कोई संस्थान है जो विदेशों से पैसा लेके आ रहा है, तभी तो नाम ऐसा है, विदेशी संस्थागत निवेशक। तो ये एफआईआई कौन होते हैं, ये दूसरे देशों के म्यूचुअल फंड होते हैं, बीमा कंपनी होते हैं, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी होते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो क्या करते हैं, अपने देश में लोगों से पैसा जुटाते हैं, एक पूल तैयार करते हैं, मतलब एक फंड तैयार करते हैं, और ये फंड लेकर किसी दूसरे देश में जो है किसी दूसरे देश के शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं। ठीक ना, ऐसे कंपनियों को एफआईआई, इस तरह के निवेश को क्या कहा जाता है, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आया। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, जैसे कि बर्कशायर हैथवे हो गया, जैसे कि मैंने गोल्डमैन सैक्स का नाम बताया था। तो इस तरह की कंपनियां जो क्या करेंगी, अपने देश में अलग अलग लोगों से, बहुत सारे लोगों से पैसा जुटाएंगे और इस पैसे को एक फंड के रूप में तैयार करके लाके जो है वो दूसरे देश के शेयर बाजार में निवेश कर देंगे। इनको क्या कहा जाता है, एफआईआई। याद आ रहा है, जब पी नोट्स पढ़ा रहा था उस टाइम बताया था मैंने, पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, सेबी रेगुलेट करती है। याद आ रहा पूरा कुछ, जाके देख लीजिएगा, चैनल पर जो है ना वो वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके देख लीजिएगा, पूंजी बाजार में आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। ठीक ना, तो ये तो थे एफआईआई। दूसरे कौन है, दूसरे हैं क्यूएफआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कौन है क्वालिफाइड वाले,
QFI के अंतर्गत मेरे आपके जैसे आम निवेशक जो है वो किसी दूसरे देश के शेयर बाजार में सीधे पैसा लगा सकते हैं। बात समझ में आया? यहाँ पर जो है वो कंपनी पैसा लगा रही है, सबका पैसा जुटा के जो है ना वो एक फंड बना के कंपनी कोई पैसा लगा रही है। यहाँ पर आम निवेशक खुद पैसा लगा सकते हैं, बट एक शर्त। क्या शर्त है? कि वो जो देश है वो FATF का सदस्य होना चाहिए। ठीक ना? वो किसका सदस्य होना चाहिए? FATF का सदस्य होना चाहिए। ठीक ना? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ठीक ना, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक, क्या क्या, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, आतंकियों को फंडिंग, और मास डिस्ट्रक्शन यानी कि व्यापक तबाही वाले हथियार वगैरह, इनके फैलाव को रोकने के लिए काम करने वाली संस्था का नाम क्या है? FATF। अगर वो देश FATF का सदस्य है तो उस देश के नागरिक को किसी दूसरे FATF देश के मतलब उसमें जो है वो निवेश करने की अनुमति है। ठीक ना? तो FATF के सदस्य देशों के नागरिक को किसी अन्य देश में निवेश की, किसी अन्य देश के शेयर बाजार में निवेश की अनुमति को लीजिएगा। FATF के सदस्य देशों के नागरिक का किसी अन्य देश के शेयर बाजार में निवेश करना। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहां तक बात समझ में आई? ठीक ना? यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या ये क्या है? आपका FPI। FPI समझ में आ गया? दो प्रकार के, FII और QFI। FATF पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ाया जाएगा ना उस टाइम बताया जाएगा FATF के बारे में। अक्सर न्यूज में रहता है, आप लोग सुनते रहते हैं। अभी फिर से चर्चा चल रही है क्या, कि रसिया को जो है वो FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने की बात चल रही है। पाकिस्तान हमेशा ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट करते ही रहता है, दिख रहा FATF। ये है FATF इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग। बात समझ में आ रहा? ठीक, तो क्या उद्देश्य है इसका? वही मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना, कर्ब करना। ठीक, इसी के कई सारी देखिए कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं। इन्हीं मेंबर के बीच में क्या हो सकता है, इन्हीं देशों के सदस्य जो है वो क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे देश में जाकर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या था आपका? ये था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या ये था क्या? FPI। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, जब यहां तक बात समझ में आ गई तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपको ये जानकर खुशी होगा क्या कि पिछले कुछ सालों में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो काफी बढ़ा है इन दोनों तरह के निवेशों के कारण। ठीक, दिखाता हूं। दिखेगा तो बताइएगा। ये रहा, दिख रहा ना? ये देखिए, पिछले कुछ सालों में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $1 बिलियन में है। ठीक, 2019-20 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कितना था? $478 बिलियन, जो कि 2020-21 में बढ़कर 577 पहुंच गया। 2021-22 में तो रिकॉर्ड 600 के पार पहुंच गया था।
ठीक, लेकिन फिर जो है वो 2022-23 में घटा है। आप लोगों को मैं बता चुका हूं क्यों घटा है। फेड टेपरिंग, याद कीजिए इन्फ्लेशन चैप्टर जब महंगाई मुद्रास्फीति पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था फेड टेपरिंग कि यूएस फेड, यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उसके द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण क्या हुआ है, इसमें फिर से इसके कारण क्या हुआ है, भारत से विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ा है, जिसके कारण दिख रहा ना आपको कमी आ रही है। यहां तक बात समझ में आ गया। ठीक, तो ये था पूरा आपका एफपीआई से संबंधित जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं विदेशी व्यापार की तरफ। विदेशी व्यापार में पहला टर्म जो हमें जानना है वो हमें जानना है भुगतान संतुलन। क्या जानना है हमें, भुगतान संतुलन। इंग्लिश में इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसी को क्या कहा जाता है, बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, बीओपी। बात को समझिएगा, यदि किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में, किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में समस्त विश्व के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन को क्या कहते हैं, हम भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक ना, मान के चलिए भारत ने साल भर में अलग अलग देशों के साथ कुछ चीजों का आयात, मतलब कुछ चीजों का आयात किया है। सिमिलरली भारत ने अलग अलग देशों को साल भर कुछ ना कुछ बेचा भी है, निर्यात भी किया है कुछ चीजों का। तो ये जो पूरा भुगतान हुआ ना, कि कुछ उधर से आया कुछ इधर से गया, इस पूरे को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, उस देश का भुगतान संतुलन कहा जाता है। ठीक ना, इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम यदि बात करें तो एक वित्तीय वर्ष में एक देश का पूरे विश्व के साथ होने वाला वित्तीय लेन देन, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में एक देश का समस्त विश्व से होने वाला वित्तीय लेन देन, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भुगतान संतुलन। यहां तक बात समझ में आ गया। देखिए इसके अंतर्गत क्या सब कंसीडर किया जाता है कि जितना भी विदेशी मुद्रा विदेशों से देश में आया है और जितनी विदेशी मुद्रा जो है वो देश से बाहर गई है, इसका पूरा लेखा जोखा जो है वो क्या रखा जाता है, इसी भुगतान संतुलन के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि एक देश में अलग अलग देशों से आने वाले आने वाली विदेशी मुद्रा एवं एक देश से विदेशों में जाने वाली विदेशी मुद्रा का संपूर्ण लेखांकन।
इसे क्या कहते हैं? विदेश भुगतान संतुलन। ठीक, कि एक देश से कितनी विदेशी मुद्रा अलग अलग देशों में गई और अलग अलग देशों से कितनी विदेशी मुद्रा देश में आई, इसको हम क्या कहते हैं? भुगतान का संतुलन। कि भुगतान आपस में हम दोनों में जो भुगतान हो रहा है वो कितना संतुलित है। ठीक ना। अब जरा कहानी को समझिएगा आगे। यदि विदेशी मुद्रा का आगमन ज्यादा है, यदि विदेशी मुद्रा का आगमन ज्यादा है, किससे? विदेशी मुद्रा के पलायन से। ठीक ना। यदि विदेशी मुद्रा के आगमन, विदेशी मुद्रा का आगमन ज्यादा है विदेशी मुद्रा के पलायन से, तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है भुगतान संतुलन अधिशेष। इसे कहा जाता है भुगतान संतुलन अधिशेष। यहां तक बात समझ में आई? यदि विदेशी मुद्रा का आगमन विदेशी मुद्रा के पलायन से ज्यादा है तो हम इसे क्या कह देते हैं? इसे कहते हैं भुगतान संतुलन का अधिशेष। वही इसका उल्टा, यदि विदेशी मुद्रा का आगमन कम है, आगमन कम है पलायन से, तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है भुगतान संतुलन का घाटा। इसे ही क्या कहा जाएगा? भुगतान संतुलन का घाटा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए, यदि भुगतान संतुलन का घाटा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश में विदेशी मुद्रा आ कम रही है और जा ज्यादा रही है। तो एक बात बताइए, यदि विदेशी मुद्रा कम आती रहेगी और जाती ज्यादा रहेगी, तो एक तो समय ऐसा आ जाएगा ना जब आपका विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त नहीं रह पाएगा आगे के खर्चों को झेल पाने के लिए। तो ये तो वैसे ही हो गया ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आ रहा है 8 आना और जा रहा है 1 रुपया। तो एक समय ऐसा आएगा ना जब आपके पास जो है, जो आपने बचा के रख रखा था वो सारा समाप्त हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि आ कम रहा है विदेशी मुद्रा और जा अधिक रहा है विदेशी मुद्रा। अब इसके कारण एक ऐसी परिस्थिति भविष्य में आ सकती है जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा रहे ही नहीं, ताकि इस सिस्टम को आप आगे और चला सके। तो जब एक देश का विदेशी मुद्रा कोष पर्याप्त न हो, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन का संकट। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि जब एक देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक देश का विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त न रह जाए, न रहे, तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे कहते हैं भुगतान संतुलन का संकट।
तब इसे भुगतान असंतुलन का संकट कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? भुगतान संतुलन घाटा, भुगतान संतुलन अधिशेष और भुगतान संतुलन का संकट किसे कहते हैं? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन का संकट। ठीक, अगर घाटा हो रहा है लेकिन अगर आपके पास इतना पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार है कि आप उस घाटे की भरपाई करते रहेंगे, तो फिर आप संकट में नहीं है। संकट तब माना जाता है जब आपके पास इतना पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार ही ना रह जाए कि आप उस घाटे की भरपाई कर सके। अब बात समझ में आ रहा है क्यों मैंने अभी बोला था एफडीआई के टाइम में कि विदेशी मुद्रा का भंडार होना आवश्यक है। जितना ज्यादा है वो देश उतना सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि व्यापार संतुलन घाटा, ये क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन घाटा को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार भी तो चाहिए, ठीक ना? तो जितना ज्यादा है उसी को क्या कहा जाता है? इंपोर्ट कवर। जितना ज्यादा बड़ा आपके पास जो है वो विदेशी मुद्रा का भंडार है, जितने लंबे समय तक के आप अपने खर्चे को जो है पूरा करने लायक, आयात की जरूरतों को पूरा करने लायक जो है आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको क्या कहा जाता है? इंपोर्ट कवर। अब बात समझ में आ रहा? भारत 1991 में इसी संकट में पड़ा था, ठीक ना? यहाँ कहानी को समझिएगा। यहाँ क्या कहानी है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है जिससे आप अपने भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा कर सके। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई है, ठीक ना? आपके पास अपनी करेंसी तो है, वो तो सरकार का प्राधिकार है, वो अपनी करेंसी है, लेकिन हमें बाहर से कुछ चीजें मंगवानी होती है ना, हमें कुछ चीजें आयात करनी होती है, तो उस आयात के लिए हमारे पास जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं रहा था। ठीक है, आपने सुना होगा कि हमारे पास 15 दिन के आयात के बराबर भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा था। ये वही स्थिति है जब भारत को कहां जाना पड़ा था? अपना सोना गिरवी रखने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1991 में। और वहीं से फिर आपने पढ़ा है एलपीजी रिफॉर्म की शुरुआत हुई, एलपीजी रिफॉर्म की शुरुआत हुई। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक ना? भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था, पूरा बता रखा है आप लोगों को। अब समझ में आया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते किसको है, ठीक? और क्या होता है, कैसे होता है? इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपके पास पैसा नहीं बचा है। इसका मतलब होता है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा नहीं है जिससे आप अपने क्या कर सके, घाटे को पूरा कर सके, भुगतान संतुलन के घाटे को। यहां तक बात समझ में आ गया? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक देश के भुगतान संतुलन का लेखांकन 2 खातों में किया जाता है। दो खातों में किया जाता है। पहले को कहा जाता है चालू खाता, इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? करेंट अकाउंट। और दूसरे को कहा जाता है पूंजी खाता। कैपिटल अकाउंट। यहां हम देश के अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक ना? इंडिविजुअल अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। भुगतान संतुलन का लेखांकन, एक देश के भुगतान संतुलन का लेखांकन 2 खातों के रूप में किया जाता है। पहले को कहते हैं चालू खाता, करेंट अकाउंट, और दूसरे को कहते हैं पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट को देखते हैं। करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है? चालू खाता, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला चीज जो इसके अंतर्गत आता है वो क्या है? वो आता है एक देश से दूसरे देश का आयात निर्यात। कितना हम आयात कर रहे हैं, कितना निर्यात कर रहे हैं, ये पूरा लेखा जोखा वो किसके अंतर्गत आएगा? चालू खाते के अंतर्गत आएगा।
ध्यान रखिएगा, यूपीएससी प्री में या फिर कहते हैं अलग अलग एग्जाम्स के पीटी वगैरह में ऐसे फंसाया जाता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आयात निर्यात जो है वो चालू खाते का पार्ट है, पूंजी खाते का पार्ट है, दोनों का पार्ट है, इस तरह से या स्टेटमेंट के रूप में सीधे दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट कि आयात निर्यात जो है वो चालू खाते का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट सही है। ठीक, दूसरा इसके अंतर्गत कैपिटल ले लिख लीजिए। दूसरा इसके अंतर्गत आते हैं अदृश्य। दृश्य, दृश्य चीजों में क्या क्या आते हैं, जैसे कि सेवाएं, सेवाएं, सर्विसेज का जो लेन देन होता है, सर्विसेज का जो लेन देन होता है वो दिखता थोड़ी है। सॉफ्टवेयर मान के चलिए भारत ने जो है वो अमेरिका को बेचा या किसी दूसरे देश की कंपनी को बेचा, एक बात बताइए, ये भी अपने आप में एक तरह का लेन देन तो हुआ, बदले में वो हमें कुछ भुगतान करेगा, तो लेन देन तो हुआ, लेकिन ये दिखता नहीं है, इसीलिए इसको अदृश्य की कैटेगरी में डाला जाता है, इनविजिबल्स। ठीक ना, आयात निर्यात जो वस्तुओं का होता है वो विजिबल होता है, लेकिन ये जो हो रहा है हा? लेकिन सेवाओं का जो होता है लेन देन, सेवाओं का जो लेन देन होता है वो दिखता नहीं है, वो अदृश्य है। ठीक, यहां तक बात समझ में आया। आगे देखिए, सेवाओं के बाद अगला जो, सेवाओं के बाद अगला जो है वो क्या है कि लाभांश। लाभांश का आगमन और पलायन। एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है कि भारत के लोगों ने किसी दूसरे देश में जो है वो पैसा लगा रखा है और उन कंपनियों से लाभांश कमा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भारत में कुछ दूसरे देश के लोगों ने पैसा लगा रखा है और यहाँ पर से लाभांश कमा रहे हैं। लाभांश, डिविडेंड, शेयर धारकों को डिविडेंड मिलता है, याद आ रहा है, तो वो भी अदृश्य। बात समझ में आ रहा है, पैसा हाथ में थोड़ी लेके जाते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ये भी अदृश्य की कैटेगरी में आता है। तीसरा क्या है, ब्याज। ब्याज, यदि मान के चलिए कि भारत के कंपनी को जो है वो किसी विदेशी ने पैसा दे रखा है, मसाला बॉन्ड पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक ना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग पढ़ा चुका हूं मैं, ईसीबी क्या होता है, बॉन्ड्स वगैरह में सब कुछ बता चुका हूं। तो मान के चलिए किसी विदेशी ने भारत की किसी कंपनी को कर्ज दे रखा है, तो भारत की कंपनी से वो ब्याज तो कमाएगी ना, तो वो जो ब्याज के रूप में धनराशि है ये भी अदृश्य की कैटेगरी में ही तो आएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक, तो लाभांश हो चाहे ब्याज, सिमिलरली भारत के लोगों ने भी मान के चलिए विदेश की किसी कंपनी को कर्ज दे रखा है, तो वहां से भी तो हम ब्याज कमा रहे हैं ना, तो ये जो ब्याज वगैरह का आवागमन होता है ये सब किसमें आएगा, चालू खाते में ही आएगा। ये भी समझ में आ गया। अगला, अगले को कहते हैं प्रेषण। प्रेषण अगले पेज में लिखता हूं, रुकिए। अगले को क्या कहते हैं, प्रेषण, रेमिटेंस कहते हैं इसको, इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है कि मान के चलिए भारत का कोई नागरिक विदेश में जाके काम कर रहा है, कमा रहा है, ठीक, तो वो अपने परिवार के लिए कुछ तो धनराशि भेजेगा ना, ताकि परिवार का खर्च चलता रहे। तो इस प्रकार की धनराशि को क्या कहते हैं, हम कहते हैं रेमिटेंस। जैसे मान के चलिए भारत से बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका में जाके कमा रहे होते हैं, कनाडा, ठीक है, यूरोप के कई सारे देशों में जाके कमा रहे होते हैं, कई सारे गल्फ कंट्रीज में जाके कमा रहे होते हैं, सऊदी वगैरह, कुवैत वगैरह में जाके कमा रहे होते हैं ना। तो एक बात बताइए, वो अपने घर के लिए कुछ तो पैसे भेजते हैं ना, ताकि घर चल सके, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इसके लिए टेक्निकल टर्म क्या यूज होता है, रेमिटेंस। ये रेमिटेंस कहलाता है। यहां तक बात समझ में आया, ठीक, ये क्या कहलाएगा, रेमिटेंस। यहां तक क्लियर। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो ग्रांट, ग्रांट, ग्रांट क्या होता है कि एक देश को दूसरे देश द्वारा, भारत सरकार ने श्रीलंका को ग्रांट दिया $100 मिलियन का, क्या कि लो तुम्हारी स्थिति खराब है, लो अपना कुछ सुधार कर लो, तो इसे क्या कहते हैं, हम ग्रांट कहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही भारत को भी अगर किसी ने ग्रांट दिया तो ग्रांट का जो लेन देन है वो भी इसी चालू खाते के अंतर्गत आएगा, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, चालू खाते के अंतर्गत आएगा।
यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ यार ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना पूरा चालू खाता। ठीक, तो ये सारे जो तत्व हैं, ये सारे जो अलग अलग मद हैं, ये चालू खाते का निर्माण करते हैं। ठीक, चालू खाता समझ में आ गया। तो अब आते हैं हम पूंजी खाते की तरफ। पूंजी खाता में क्या क्या आता है? सबसे पहला पूंजी खाते में क्या आएगा? अल्पकालिक किसी भी प्रकार के ऋण का लेन देन। अल्पकालिक किसी भी प्रकार के ऋण का लेन देन, यानी मान के चलिए भारत में क्या किया है, किसी विदेशी ने आके यहां पर पैसा लगा दिया है, तो अल्पकालिक ऋण, ऋण का लेन देन। इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा उससे, चालू खाते में मैंने ब्याज बताया है, ब्याज की लेन देन को हम उसमें जोड़ेंगे, लेकिन ऋण के लेन देन को हम चालू खाते पूंजी खाते में रखते हैं। अल्पकालिक हो चाहे यह दीर्घकालिक हो या मध्यम कालिक हो, कैसा भी, मध्यम कालिक या दीर्घकालिक, सब किस में आएगा? सब आएगा इसी पूंजी खाते में। ठीक, अंतर समझिए, अंतर क्या है मैं बता रहा हूं, अंतर को समझिए जरा। यहाँ जो भी तत्व है ना, ये किसी भी प्रकार की देयता उत्पन्न नहीं करते हैं, लाइबिलिटी नहीं उत्पन्न करते हैं। आयात निर्यात आया गया अपना, ठीक है, अदृश्य सेवाओं की खरीद बिक्री जो हो रही है, किसी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रही है। लाभांश जो क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, ब्याज जो ब्याज मिल रहा है, प्रेषण रेमिटेंस ग्रांट, ये किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करती है, देयता उत्पन्न नहीं करती है। लेकिन पूंजी खाते में जो भी उत्पाद होते हैं ना, जो भी तत्व होते हैं इसके अंतर्गत, वो क्या करते हैं, देयता उत्पन्न करते हैं। अब किसी भी प्रकार का ऋण लिया गया है या दिया गया है, तो ऋण लिया गया है तो वो देयता उत्पन्न कर सकता है ना, यानी कि पूंजी खाते में क्या संभावना होती है कि भविष्य में ज्यादा धनराशि जा सकती है, ठीक ना, ऐसी संभावना होती है। तो इसी कारण से इसको एक अलग कैटेगरी ही बना दिया गया है। अब चाहे ये ऋण का लेन देन जो है वो किसी विदेशी नागरिक से हुआ हो भी, या फिर ये किसी एनआरआई से हुआ हो तभी, नॉन रेसिडेंस इंडियन, एनआरआई, ठीक, एनआरआई यानी कि वो भारत का सिटीजन है लेकिन भारत में रहता नहीं है, ठीक, उसके पास नागरिकता अभी भी भारत की है लेकिन वो भारत में रहता नहीं है। अगर उसने भी भारत के बैंकों में अगर पैसा लाके जमा किया है तो वो भी किसका पार्ट कहलाएगा, वो कहलाएगा पूंजी खाते का। क्यों? क्योंकि मान के चलिए उसने $100 जमा किया, लेकिन कल जब 1 साल हो जाएगा तो 5% ब्याज के हिसाब से वो $105 लेके जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? तो आया तो फिर जाएगा भी, लेकिन उसमें देख लीजिए रेमिटेंस के रूप में जो पैसा भारत में आ गया है वो भारत में रह रहा है, जाने की संभावना नहीं है, ठीक ना। ब्याज के रूप में जो भारत को पैसा मिल गया है वो वापस जाने की संभावना थोड़ी है, लाभांश के रूप में भारत को जो पैसा मिल गया है वो वापस जाने की संभावना थोड़ी है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ऋण का लेन देन होता है इसमें जितनी धनराशि आई है उससे ज्यादा जाने की संभावना होती है, इसीलिए इसको एक अलग खाता बना दिया गया है, पूंजी खाता। यहां तक क्लियर है? तो अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक, इतना ही नहीं, इसमें एफडीआई और एफपीआई भी शामिल होता है। ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि एफडीआई एफपीआई जो है वो चालू खाते का पार्ट है कि पूंजी खाते का। ध्यान रखिएगा, मैंने वही बताया था ना अभी जब नकारात्मक प्रभाव पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था ना कि एफडीआई के रूप में जो धनराशि आती है तो लाभ कमाने के उद्देश्य से आ रही है ना। तो आज मान के चलिए $100 आया है, लेकिन कल जब लाभ कमा लेंगे तब तो $150 लेके जाएंगे ना। सिमिलरली एफपीआई, एफपीआई तो वैसे भी शॉर्ट टर्म में लाभ कमाने के लिए आते हैं शेयर मार्केट से। तो आज $100 लगाया शेयर मार्केट में, 10 दिन बाद जो है वो $115 लेके भाग गए, ठीक। तो इनके इस पूंजी खाते में जो भी उपकरण मतलब तत्व हैं, इसके जो भी अलग अलग जो है पॉइंट्स हैं, ये क्या है कि आता जितना है उससे ज्यादा जाने की संभावना है, इसी कारण से इसको एक अलग कैटेगरी ही बना दिया गया है। इसको क्या कहा जाता है, पूंजी खाता, ठीक ना। यहां तक क्लियर है? याद रखिएगा कौन सा किस खाते में है, खूब सारा जो है वो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। यहां बात समझ में आ रहा ना। अब जरा बात को समझिएगा, अगर विदेशी मुद्रा के आवागमन की
विदेशी मुद्रा के यदि विदेशी मुद्रा के लेन देन की गणना केवल चालू खाते के आधार पर हो, यदि विदेशी मुद्रा के लेन देन की गणना केवल चालू खाते के आधार पर हो, केवल चालू खाते के आधार पर अगर विदेशी मुद्रा के लेन देन की गणना हो रही है और चालू खाते में आगमन ज्यादा हुआ है विदेशी मुद्रा का, देखिए यहां ध्यान क्या देना है, केवल चालू खाते को हम आधार बना रहे हैं, आगमन ज्यादा हुआ है पलायन से, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं चालू खाते का अधिशेष। मतलब क्या है, मतलब है कि चालू खाते के रूप में जितना आया है वो जाने से काफी ज्यादा है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, चालू खाते का अधिशेष। ये टर्म ध्यान रखिएगा, चालू खाते का अधिशेष, ठीक ना। लेकिन वही यदि चालू खाते की ही गणना में चालू खाते में आया कम है, आया कम है और चालू खाते से गया ज्यादा है, तो इसे कहते हैं चालू खाते का घाटा। इसे क्या कहा जाता है, चालू खाते का घाटा। यहां तक बात समझ में आ रहा, चालू खाता अधिशेष और चालू खाता घाटा। चालू खाते के जो जो तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं, आयात निर्यात, सेवाएं, लाभांश, ब्याज, प्रेषण, ग्रांट, अगर इन सबको हम देखें, अगर आया कम है गया ज्यादा है तो हम ऐसे कंडीशन को क्या कह देंगे, चालू खाते का घाटा। बात समझ में आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, चालू खाते का घाटा। अब जरा कहानी को समझिएगा, अगर एक देश में, यदि एक देश में यदि एक देश दो तरह के घाटों से ग्रसित हो, एक राजकोषीय घाटा, फिस्कल सिस्टम में पढ़ा चुका हूं, राजकोषीय नीतियों में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। यदि एक देश में राजकोषीय घाटा भी हो और साथ साथ चालू खाते का घाटा भी हो, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जुड़वा घाटा, ट्विन डेफिसिट। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ट्विन डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट या जुड़वा घाटा। ध्यान रखिएगा, जुड़वा घाटा का क्या मतलब है, आपको अलग अलग ऑप्शंस देगा, राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा, दूसरा ऑप्शन दे देगा चालू खाता एवं पूंजी खाता घाटा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा और चालू खाते का घाटा। बात समझ में आ रहा, ये दोनों यदि साथ है तो हम क्या कहते हैं, ट्विन डेफिसिट है, इस देश में ट्विन डेफिसिट है। यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत निरंतर ट्विन डेफिसिट से ग्रसित है, बहुत लंबे समय से भारत में जुड़वा घाटा देखने को मिलता है, पता नहीं कितने दशकों से भारत में निरंतर जुड़वा घाटा देखने को मिलता है।
भारत में निरंतर जुड़वा घाटा देखने को मिलता है, यानी कि हमारे यहाँ आपको राजकोषीय घाटा भी देखने को मिलेगा और हमारे यहाँ आपको क्या है, राजकोषीय घाटा के साथ साथ वो क्या है, चालू खाते का घाटा भी देखने को मिलेगा। ठीक ना, इससे हम ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि यानी कि हमारे यहाँ चालू खाते का घाटा देखने को मिलता है। घाटा देखने को मिलता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। अगर सबसे ज्यादा किसी देश में रेमिटेंस आता है, उसके नागरिक विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा यदि किसी देश को भेजते हैं तो वो भारत ही है। भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। ये पॉइंट समझ में आया? इनफैक्ट इतना आश्चर्यजनक ये नहीं था, आश्चर्यजनक ये है कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना है जिसने एक साल में $100 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त किया। इतना आज तक एक साल में किसी देश ने नहीं प्राप्त किया था। भारत ने साल 2022 में, यानी कि पिछला साल जो बीता है ना, उसी साल में $100 बिलियन के रेमिटेंस के लेवल को टच किया। पहला राष्ट्र बना। ठीक, ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक ना, दोनों पॉइंट जो है वो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो भारत है। कितना, $100 बिलियन, $90 बिलियन, इस तरह से भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो $100 बिलियन का टारगेट भारत ने अचीव किया है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिखाता हूं आपको। देख रहा, शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता 2022 के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का डाटा है, तो ऑथेंटिक डाटा है, गवर्नमेंट का डेटा है। ठीक, भारत दिख रहा $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर में। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, चाइना नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ सकता है। लेकिन देखिए हम कितना आगे निकल चुके हैं, सेकंड से हम कितना ज्यादा आगे निकल चुके हैं। ठीक ना, तो ये क्या दर्शाता है कि भारत विश्व का सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है, सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। इसके बावजूद भी भारत में चालू खाते का घाटा देखने को मिलता है। प्रेषण चालू खाते का एक अंग है ना। अब अगर $100 बिलियन के आसपास भारत में आ रहा है प्रेषण के रूप में, और तब भी भारत यदि चालू खाते के घाटे में है, तो इसके पीछे रीजन कुछ और होगा। ठीक ना, इसके पीछे रीजन है कि हम आयात बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, इसके बावजूद भारत के चालू खाते के घाटे भारत के चालू खाते के घाटे के पीछे क्या कारण है? घाटे के पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण है आयात का अधिक होना। सबसे महत्वपूर्ण कारक यही है, इनफैक्ट आयात का बहुत अधिक होना। और आयात में भी कुछ खास चीजों पर हमारा बहुत ज्यादा खर्च होता है, जैसे कि कच्चे तेल का आयात। आपको पता है ना, कच्चे तेल के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं है, तो कच्चे तेल का भारी मात्रा में हमें आयात करना पड़ता है। ये आयात भारत में क्या करता है? चालू खाते के घाटे को जन्म देता है। तो कच्चे तेल का आयात, कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का, इसके अलावा सोना,
सोना, गोल्ड, ठीक ना, गोल्ड का भारी मात्रा में आयात होता है। आपको पता ना भारत के लोगों का गोल्ड से अलग ही रिश्ता, ठीक ना, अलग ही लगाव है। एक अलग ही लगाव है। इस कारण से क्या होता है, ज्वेलरी के रूप में, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, अरे बिस्कुट वगैरह खरीद खरीद के रखते हैं ना तिजोरी वगैरह में, जिस भी पर्पज से सोने का भारी मात्रा में आयात होता है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा का पलायन भारत से देखने को मिलता है। यही कारण है कि भारत में चालू खाते का घाटा देखने को मिलता है, इतना ज्यादा प्रेषण प्राप्त करता देश होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि हम आयात बहुत ज्यादा करते हैं। यदि हम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की बात करें तो लगभग 17 वर्षों के उपरांत हमने थोड़े समय के लिए साल 2020-21 में चालू खाते का अधिशेष जो है वो दर्ज किया था, ठीक ना। 2020-21 में चालू खाते का अधिशेष हमने दर्ज किया था, थोड़े समय के लिए चालू खाते का अधिशेष। रीजन वही था, लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, हमारा निर्यात ज्यादा हो रहा था, वैश्विक स्तर पर आयात हम थोड़ा कम कर रहे थे। इसके कारण क्या है, हमें क्या देखने को मिला, इस कारण से हमें देखने को मिला कि चालू खाते का अधिशेष भारत में उत्पन्न हुआ। यानी कि 2020-21 में कुछ समय के लिए 2020-21 में कुछ समय के लिए चालू खाते का अधिशेष भारत में देखने को मिला। पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें यही पूछ लेता है कि पिछले 20 साल में कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, हुआ है, ठीक ना। दिखाता हूं आप लोगों को, कल खोला था ना, इसी में मिलेगा। क्या हो जाता है इसको, हम लोग भी जुगाड़ निकाल लेते हैं खोलने का कहीं ना कहीं से। तो ये देखिए, ये देखिए, ये ऑफिशियल वो है, ठीक ना, इकोनॉमिक सर्वे है हमारा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है करेंट अकाउंट, इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, चालू खाता, इसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक। ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, ये है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट जिसको हम कह रहे थे, कह रहे थे ना। और ये है बीओपी, बैलेंस टू जीडीपी। अब जरा कहानी समझिएगा, क्या दिखा रहा है, ये देखिए, ये साल कौन सा है, ये साल कौन सा है, 2020-21 दिख रहा, 2020-21 के क्वार्टर 1 में करंट अकाउंट दिख रहा है, ऊपर है, यानी कि सरप्लस में है, दिख रहा ना। दूसरे क्वार्टर में भी प्लस में है, तीसरे क्वार्टर में थोड़ा सा नेगेटिव में आया, चौथे क्वार्टर में ज्यादा नेगेटिव में आया, लेकिन यदि हम पूरे साल का एवरेज निकालें ना तो ये पॉजिटिव रहा। इसीलिए मैंने बोला क्या कि साल 2020-21 में थोड़े ही समय के लिए सही, लेकिन क्या है, 17 सालों के बाद पूरे साल के लिए यदि हम देखें तो हमारा क्या है, करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस रहा था, दिख रहा है। हाँ, कई सालों के बाद जो है ये सरप्लस रहा था, अगले साल से फिर हम नेगेटिव में चले गए। इसमें देखिए, इस वाले क्वार्टर में चाहे पॉजिटिव हो लेकिन बाकी सारे क्वार्टर में नेगेटिव रहा, जिसके कारण इस पूरे साल का फिर नेगेटिव हो गया। लेकिन साल 2020-21 में 17 सालों के बाद पहली बार क्या हमें देखने को मिला था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि चालू खाते के हम अधिशेष में थे, यानी कि कैप करंट अकाउंट जो है वो हम सरप्लस में थे, दिख रहा ना, इसको लिखा ही होगा।
अच्छा पिछली बार वाले में लिख रखा था, लिखा। तो इसी को क्या कहते हैं, चालू खाते का घाटा और चालू खाते का अधिशेष दिखा दिया। ठीक, कैपिटल अकाउंट में हम अधिशेष में, कैपिटल अकाउंट में भी रहे उस साल, ये देखिए पूरे साल हम अधिशेष में रहे, प्लस 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 प्लस, हर साल हम अधिशेष में रहे। ठीक ना, उसके अगले साल भी यहाँ पर आके हम थोड़ा सा नेगेटिव हुए, तो उसके अगले साल भी हम जनरली क्या रहे हैं, पॉजिटिव ही रहे हैं। ठीक, तो खैर ये तो सिंपल सी बात है, बट ऑब्वियस है एफडीआई ज्यादा आ रहा है, रिकॉर्ड लेवल पर एफडीआई आ रहा है, तो चालू खाता तो अधिशेष, कैपिटल अकाउंट अधिशेष होना तो स्वाभाविक है। ठीक ना, और कर्ज लेना बहुत पॉजिटिव बात नहीं होती है, मतलब चालू खाते पर हम लोग वो फोकस ज्यादा करते हैं। कैपिटल अकाउंट के रूप में यदि सरप्लस है भी तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्यों, क्योंकि वो तो देनदारी ही है ना, वापस लौटाना है ना, किसी का कर्ज है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आया। तो 2020-21 में 17 साल बाद हमने जो है वो चालू खाते का सरप्लस जो है वो शो किया था, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगले साल फिर से जो है वो हम लुढ़क कर किस में चले आए, अगले साल जो है वो हम लुढ़क कर फिर से नेगेटिव में चले आए। कहानी को जरा आगे बढ़ाते हैं। अब चालू खाता में ही हमने देखा आयात निर्यात, एक पॉइंट था ना पहला ही, आयात निर्यात। आयात निर्यात के माध्यम से एक देश में जो विदेशी मुद्रा का आगमन और पलायन होता है, इसे कहा जाता है व्यापार संतुलन। इसे क्या कहा जाता है, व्यापार संतुलन। आयात निर्यात के माध्यम से एक देश में जो विदेशी मुद्रा का लेन देन होता है, इसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। यदि आयात निर्यात के माध्यम से धनराशि आगमन ज्यादा हो रहा हो, आयन कम हो रहा हो, तो सिंपल सी बात है क्या कहा जाएगा इसे, अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा व्यापार संतुलन का अधिशेष। इसको क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस सरप्लस, व्यापार संतुलन का अधिशेष। वही यदि आयात निर्यात के माध्यम से आगमन कम हो और पलायन ज्यादा हो, आगमन कम हो और पलायन ज्यादा हो, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे व्यापार संतुलन घाटा, यानी कि ट्रेड बैलेंस डेफिसिट। ये भी बात समझ में आई। पहले को क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन का अधिशेष, दूसरे को क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन का घाटा। यदि आगमन कम हो और पलायन ज्यादा हो तो, ये बात समझ में आया, व्यापार संतुलन का अधिशेष और व्यापार संतुलन का घाटा। अब आपको ये तो पता चल गया होगा, भारत व्यापार संतुलन के घाटे में होने के कारण चालू खाते के घाटे में है। क्यों, क्योंकि हमारा आयात निर्यात से बहुत ज्यादा है, तो व्यापार संतुलन के घाटे में होने के कारण भारत जो है वो किसमें है, वो चालू खाते घाटे में विद्यमान है। अलग अलग देशों से यदि हम तुलना करें तो कुछ देशों के साथ जो है वो हम व्यापार संतुलन के अधिशेष में है, कुछ देशों के साथ हम व्यापार संतुलन घाटे में है। जैसे कि सर्वाधिक व्यापार संतुलन अधिशेष भारत का किसके साथ है, किसके साथ है भारत का व्यापार संतुलन अधिशेष सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रेड में किससे हमें फायदा होता है, यूएसए। नंबर 1 पर है यूएसए, अमेरिका, यानी कि सबसे ज्यादा जो हम दोनों के बीच में जो लेन देन हो रहा होता है उसमें सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा पैसा जो है वो हम लोग किससे कमा रहे होते हैं, हम लोग कमा रहे होते हैं अमेरिका से। ठीक ना। वहीं दूसरी ओर इसके बाद और कौन कौन से आते हैं जहां पर भारत सर्वाधिक निर्यात करता है, उसमें आ जाएगा आपको यूएई, दूसरे नंबर पर आ जाएगा यूएई, तीसरे नंबर पर आ जाएगा चाइना यानी कि चीन, चौथे नंबर पर आ जाएगा नीदरलैंड्स। ये देश हैं जिनके साथ भारत का व्यापार संतुलन अधिशेष है। ठीक ना। वहीं अगर हम बात करें जिन देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन घाटा है, मतलब सबसे ज्यादा व्यापार संतुलन अधिशेष जो है वो किसके साथ है, अमेरिका के साथ है। और ये वो देश हैं जहां पर भारत जो है, जहां पर भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। यहाँ छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा पिछले वाले पेज में, ये वो देश हैं जिनको भारत सर्वाधिक निर्यात करता है।
सर्वाधिक निर्यात करता है। सबसे ज्यादा निर्यात किसको कहता है? व्यापार संतुलन अधिशेष भी यूएसए के साथ है। ये चीज इसमें इनहेरेंट है कि अगर व्यापार संतुलन अधिशेष अगर यूएसए के साथ है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा निर्यात भी इसी को किया जाता होगा। तो भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको किया जाता है? यूएसए को नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर यूएई को, तीसरे नंबर पर चाइना को और चौथे नंबर पर नीदरलैंड्स को। ये 4 देश हैं जहां पर भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें व्यापार संतुलन घाटे की, तो भारत इसके साथ सबसे ज्यादा है, चीन के साथ है व्यापार संतुलन घाटे। भारत सबसे ज्यादा आयात किन देशों से करता है? आयात करने वाले देशों में सबसे पर नाम आ जाता है चीन का। चीन 1 नंबर पर। सबसे ज्यादा आयात भारत कहां से करता है? चीन से आयात करता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा यूएई, तीसरे नंबर पर आ जाएगा यूएसए और चौथे नंबर पर एक नई एंट्री हुई है पिछले साल, रूस। पहले ये कहीं 10 तक में मिलता था, लेकिन आपको पता है ना पिछले साल जब से जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ा है तब से भारत ने जो है वो निरंतर रशिया से जो है वो क्रूड ऑयल का आयात किया है, खूब सारा आयात किया है। इसके कारण दिख रहा ना, रूस भी जो है वो आयात में चौथे नंबर पर आ गया है। रूस जो है वो आयात में चौथे नंबर पर आ गया है। तो व्यापार संतुलन घाटा चाइना के साथ है, लेकिन सबसे ज्यादा आयात हम किन राज्यों से, किन देशों से करते हैं? तो चीन 1 नंबर पर। एक चीज गौर किया आपने, यूएई दोनों में नंबर 2 पर था, दिख रहा ना, सबसे ज्यादा निर्यात में भी 2 नंबर पर और सबसे ज्यादा आयात में भी 2 नंबर। और ये पहले और तीसरे का पोजीशन जो है वो एक्सचेंज हो जा रहा है, दिख रहा ना, एक्सचेंज हो गया पहले और तीसरे का पोजीशन। दिखाता हूं आपको डेटा कहां से उठाया है मैंने। दिख रहा, इसी में सब कुछ मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा एफडीआई इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो, कल खोज रहा था ना, यही तो खोज रहा था। सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया है? देखिए सिंगापुर से आया है 37%, फॉलोड बाय मॉरिशियस 12%, तीसरे नंबर पर यूएई, चौथे नंबर पर यूएसए। दिख रहा इनविजिबल्स, अभी बता रहा था ना आप लोगों को कि करंट अकाउंट में इनविजिबल्स की एक कैटेगरी होती है, अदृश्य। दिख रहा ना, ये देखिए अदृश्य, इनविजिबल्स, नाम ही इनको इनविजिबल्स का दिया जाता है, अदृश्य। करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट डेफिसिट दिखाना चाह रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, क्योंकि खोजना पड़ेगा इतने सारे मैटर में। स्कीम्स आ गई, नहीं तो था पूरा लिस्ट दे रखा था कि इस कंट्री के साथ हमारा इतना इतना है। देख लेते हैं, नहीं मिलेगा तो कल मैं खोज के लाऊंगा, तब आराम से दिखाऊंगा आप लोगों को, इसमें क्या दिक्कत है। नीचे तो फिर वो आ गया ना, चलिए अभी नहीं मिलेगा, कल दिखा दूंगा आराम से। बाकी चीजें दिखा दी ना, इसी बहाने कम से कम बाकी चीजें तो दिख गई
जो चीजें कल खोज रहे थे वो आज मिली है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये था भारत में कैपिटल मतलब क्या बोलते हैं वो करंट अकाउंट से संबंधित कहानियां। अब देखिए भारत में क्या है, करंट अकाउंट के मुद्रा में कन्वर्टिबिलिटी पूरी है। कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि वो दर जिसके माध्यम से, वो परिस्थिति जिसके माध्यम से क्या कर सके, आप घरेलू मुद्रा को जो है वो विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर सके और विदेशी मुद्रा को आप घरेलू मुद्रा में परिवर्तित कर सके। इस कंटेक्स्ट को क्या कहते हैं, मुद्रा की परिवर्तनीयता। ठीक, भारत में चालू खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता है। चालू खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता विद्यमान है। कुछ सीमाएं हैं, लेकिन चालू खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता है। यानी कि यदि आयात निर्यात के उद्देश्य से आ रहा है तो बहुत ज्यादा लिमिटेशन नहीं है। आप चाहें तो डॉलर को जो है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, उसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, तो परिवर्तनीयता है। लेकिन पूंजी खाते के संदर्भ में भारत में पूरी तरह से मुद्रा की परिवर्तनीयता नहीं है। में मुद्रा की परिवर्तनीयता नहीं है। इसको जो है वो आप तुरंत तुरंत नहीं बदल सकते हैं। वही बात है ना कि फिर तो ये हो जाएगा क्या कि कर्ज आया और जब मर्जी हुआ उसको उठाकर लेकर चला गया। इससे क्या हो जाएगा, देश की घरेलू मुद्रा के कीमत पर डिप्रिसिएशन बहुत तेजी से होने लग जाएगा। इस कारण से भारत में जो है वो क्या है, भारत में चालू खाते क्या बोलते हैं, चालू खाते में तो मुद्रा परिवर्तनीयता है, लेकिन पूंजी खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता में कुछ बाधाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। हालांकि इस दिशा में जो है वो SS तारापुर समिति का गठन किया गया था। इस कमेटी का नाम याद रखिएगा, SS तारापुर। समिति का गठन किया गया था कि भारत में क्या पूंजी खाते की परिवर्तनीयता को लाई जाए, अगर लाया जाए तो कैसे लाया जाए। ठीक, क्यों, क्योंकि लाना जरूरी है। इससे क्या होगा, निवेशकों के मन में विश्वास बढ़ता है कि तुम जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो। नहीं तो पहले से ही डर रहेगा कि अरे यार निवेश तो कर रहे हैं, पता चले पैसा निकालने का ऑप्शन ही ना दे, या कई सारे जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन लगा दे। तो SS तारापुर समिति ने जो है वो सुझाव दिया कि पूंजी खाते में भी जो है वो परिवर्तनीयता लाई जानी चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है वो इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत में अभी भी पूंजी खाते की परिवर्तनीयता जो है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं है। ये पॉइंट भी समझ में आया, ठीक ना। तो ये था पूरा आपका किस चीज से रिलेटेड स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर था आपका पूंजी खाते मतलब खातों में परिवर्तनीयता से संबंधित, ठीक ना। चलिए एक छोटी सी कहानी और सुन लीजिए। जब यहां तक समझ लिया, अब हम थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा समझ में आ गया। अब जरा आते हैं, जरा देखते हैं कि आखिर श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका संकट, श्रीलंकन क्राइसिस, क्या हुआ श्रीलंका। कहानी को समझिएगा। श्रीलंका एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है, ठीक ना, एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है जो भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अब जरा बात को समझिए, हुआ क्या कि श्रीलंका एक ऐसा देश है जो पर्यटन पर आधारित रहा है। पर्यटन, ठीक ना, पर्यटन उस देश की GDP में लगभग 10% से ज्यादा का योगदान करती रही। पर्यटन 10% से ज्यादा योगदान करती रही, ठीक ना, GDP में। अब कहानी को समझिएगा, दो चीजें हुई। सबसे पहले तो 2019 में ईस्टर संडे अटैक हुआ। 2019 में ईस्टर संडे अटैक हुआ, एक आतंकवादी हमला था, ईस्टर संडे अटैक। दिखाऊं, ईस्टर संडे लगभग 250 लोगों की जान गई थी।
ठीक ना। 21 अप्रैल 2019 की खबर है, ईस्टर संडे अटैक। ठीक ना। इस क्या बोलते हैं, इस क्या बोलते हैं चर्च में जो है वो आतंकियों ने जो क्या किया था, बॉम्ब फोड़ दिया था, ईस्टर संडे अटैक, जिसमें जो है वो लगभग 250 लोगों के आसपास मरे, लगभग 250 लोगों की जान गई इसमें। ठीक, इतना ही नहीं, 2019 में अब सिंपल सी बात है, यदि आपके देश में आतंकवादी हमले होंगे और क्या बोलते हैं उसके कारण जो है वो विदेशी सैलानी अगर मरेंगे, तो सिंपल सी बात है आपके देश में पर्यटन प्रभावित होगा। तो पहला तो ये प्रॉब्लम। और इतने में ही क्या है कि ताबूत में एक और कील ठुक गई, कौन सी, कोरोना, कोविड, कोरोना क्राइसिस आ गया, कोविड 19। अब कोविड 19 में क्या हुआ, सारे देशों ने अपनी सीमाएं बंद करनी प्रारंभ की, लॉकडाउन लगा दिए ना, अलग अलग देशों ने जो है वो अवरोध खड़े करने प्रारंभ कर दिए, क्या कि नहीं तुम हमारे देश में ना आओ, फैला दोगे। पर्यटन चौपट, पहला तो ईस्टर संडे अटैक जिसके कारण आतंकवादी हमला और मतलब वो उसका प्रभाव, और दूसरा कोविड क्राइसिस, कोरोना, दोनों के कारण क्या हो गया, पर्यटन इंडस्ट्री जो है वो काफी इंपैक्ट हुई श्रीलंका की। ठीक ना। पर्यटन बता तो रहा हूं, जीडीपी में 10% से ज्यादा आता था पर्यटन से। अब इन दोनों कारणों से क्या हो गया, पर्यटन इंडस्ट्री वो इंपैक्ट हुई। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, क्या हुआ कि वहां की सरकार को अचानक से एक दिन सपना आया, क्या कि राष्ट्र को जैविक बनाना चाहिए, जैविक राष्ट्र बनना है, ऑर्गेनिक स्टेट। मतलब क्या है जैविक राष्ट्र का, कि हमारे यहां जितनी भी खेती होगी ना 100% जो है वो ऑर्गेनिक ही होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। इसके कारण क्या किया इन्होंने, केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जरा सोच के देखिए क्या हो जाएगा, अचानक से इसके कारण, अचानक से रातों रात अगर आप चाहेंगे क्या कि अब कल तक हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, अब अचानक से जो है वो हम क्या करेंगे, जैविक खादों का यूज करने लग जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जैविक खादों का प्रयोग कीजिए, लेकिन इसके कारण क्या हो जाएगा, आपके आपके आपकी प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्टिविटी वो तो इंपैक्ट होगी ना। इसके कारण क्या हो गया, अचानक से उत्पादन बहुत तेजी से गिरा, उत्पादन बहुत तेजी से गिरा, यानी कि क्या हुआ, खाद्य पदार्थों का उत्पादन कमा। यहां तक बात समझ में आ रहा, खाद्य पदार्थों का उत्पादन काफी तेजी से गिरा। इतना ही नहीं, ये तो तीसरी समस्या, दूसरी समस्या थी, तीसरी समस्या चीनी ऋण जाल, चीन का डेट ट्रैप। आप लोगों को मैंने बता रखा है चीन क्या करता है कि खूब सारे जो है वो लोन दे देकर जानबूझकर ऐसे जगहों पर आपसे निवेश करवाएगा जो भविष्य में जो है वो किसी काम के नहीं रहेंगे। आपको बता रखा है ना, हम्बनटोटा पोर्ट देख लीजिए, मताला एयरपोर्ट देख लीजिए, ये सारे ऐसे खर्चे हैं श्रीलंका के जिसका उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रहा, जानबूझ के ऐसे क्षेत्रों में निवेश करवाता है चीन, ताकि क्या हो सके कि सामने वाला देश जो है वो ऋण जाल में फंस जाए। क्यों, क्योंकि अब देखिए इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा नहीं तो चीन का तुम कर्ज उतार नहीं पाओगे, और अगर तुम चीन का कर्ज उतार नहीं पाओगे तो बाद में चीन क्या कहेगा, ऐसा करो कि क्षेत्र जो है वो हमें लीज पर दे दो या हमें ही दे दो, कर्ज तो तुम सधा नहीं पा रहे हो तो ये क्षेत्र हमें दे दो। बात समझ में आ रहा, इसके कारण क्या हो रहा दिख रहा ना, चीन का जो है वो फैलाव बढ़ता जा रहा है, हम्बनटोटा पोर्ट एंड ऑल दैट वो सब ले लिया है ना बहुत लंबे समय के लिए। तो चीनी ऋण जाल में पड़ जाने के कारण क्या हो गया कि श्रीलंका की स्थिति जो है वो खराब होने लग गई। तीन मेन फैक्टर जिसके कारण क्या हो गया कि श्रीलंका का राजकोषीय घाटा जो है वो बढ़ता चला गया, राजकोषीय घाटा जो है वो डबल डिजिट में पहुंच गया। अब जैसे ही इसका राजकोषीय घाटा डबल डिजिट में पहुंचा तो क्या हो गया, सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इसकी क्रेडिट रेटिंग खराब कर दी कि इतना ज्यादा घाटा है, ये देश जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा एंड ऑल दैट। उत्पादन गिर जाने के कारण महंगाई अलगे आसमान छू रही है, आलू जो है वो 350 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक ना, बाकी जरूरत की चीजें जो है वो महंगी होती जा रही है।
घर में उत्पादन हो नहीं रहा है, इस कारण से इन उत्पादों को बाहर से आयातित करना पड़ रहा है। अब आयात करोगे तो विदेशी मुद्रा में तुम्हें पे करना पड़ेगा, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है। पर्यटन हो नहीं रहा है, पर्यटन से थोड़ा सा विदेशी मुद्रा भंडार भरता, क्योंकि बाहर के सैलानी आते तो वो डॉलर देते, तो वो हो नहीं रहा है। लेकिन बाहर से चीजों का आयात करने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से डिप्लीट करता जा रहा है, घटता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इनके कारण क्या हो गया, समस्याएं बढ़ती चली गई और वो देश जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, फिर से जो है वो बाकी तरह की समस्याओं में पड़ गया। फिर श्रीलंका को क्या जाना पड़ा, श्रीलंका को जाना पड़ा किसके पास, किसके पास जाना पड़ा, लगभग 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास की आबादी है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए इतनी समस्या हो गई कि वो अपने लोगों का पेट नहीं पाल पा रहे थे। उस देश के प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के भागना पड़ा, उस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। इतनी विचलित करने वाली तस्वीरें आई थी, पूरी देश की जनता जो है वो सड़कों पर थी। इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली। फिर क्या हुआ, आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेना पड़ा। भारत ने एक गारंटर के रूप में भूमिका निभाई। आपको ये जानकर खुशी होगी, क्या खुशी या दुख जो भी हो, कि भारत जो है वो चीन को सरपास कर चुका है कर्ज देने के मामले में श्रीलंका को, यानी कि जिसके दम पर कूद रहे थे ना ये। हाँ, तो खैर भारत की पड़ोसी प्रथम नीति वो आप लोगों को आईआर में पढ़ाया जाएगा। भारत जो है अपने आसपास के देशों के प्रति जो है वो थोड़ा जिम्मेदाराना व्यवहार रखता है, बड़े भाई वाला रखता है। तो भारत ने जो है वो गारंटर की भूमिका निभाई और फिर बेल आउट पैकेज मिला है। खैर अभी भी जो है वो श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब है, अभी भी उस अर्थव्यवस्था को, मतलब क्या बोले, वो आईसीयू से थोड़ा सा बस निकलने की कोशिश कर रहा है, अभी भी वहां स्थितियां सामान्य बिल्कुल नहीं हुई है। तो ये तो था आपका श्रीलंका का पूरा संकट। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो श्रीलंका में क्या क्या मुद्दा रहा था। कल की क्लास में हम लोग जो है ना वो अमेरिका का संकट पढ़ेंगे कि आखिर 2008 का जो है वो क्राइसिस क्या हुआ था और फिर से वैसे ही आसार मंडरा रहे हैं। आप लोगों को मैंने सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स बता रखा है, कल हल्की सी चर्चा उसकी फिर से करेंगे। और बाकी मैं आपको 2008 में अमेरिका में जो मंदी आई थी ना वो कैसे आई, क्यों आई, वो बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ब्रेग्जिट भी बताऊंगा कि यूरोप में संकट क्या आ रहा है। अभी फिर सुन रहे हैं ना, जर्मनी वगैरह तो रिसेशन में जा चुके हैं, ठीक ना। अभी बात चल रही है ब्रेग्जिट के बाद जो है ना अब शायद स्विट्जरलैंड वगैरह भी जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर होंगे। तो कल हम लोग इनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना। हम लोग लगभग अब अपने इकोनॉमी के जो है वो एंड पर है, ठीक। लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, इसके बाद कौन सा हमारा, वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके उपरांत क्या हो जाएगा, हमारा इकोनॉमी समाप्त हो जाएगी, ठीक ना। तो आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। आज की क्लास में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें देखी है कि सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ भुगतान संतुलन से क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। चालू खाते में क्या आता है, क्या बोलते हैं वो पूंजी खाते में क्या आता है, चालू खाता घाटा किसको कहते हैं, भुगतान संतुलन घाटा किसको कहते हैं, भुगतान संतुलन संकट किसको कहते हैं। तो इन सारी चीजों पर ध्यान रखिएगा और जो भी मैंने आपको डेटा वगैरह दिए हैं उन पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।